तो आज हम करेंगे 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रांसीसी क्रांति। इसका पार्ट 5th है दास प्रथा का उन्मूलन। ये देखिए, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। दास मतलब होता है नौकर, गुलाम। प्रथा मतलब एक रिवाज, रीति रिवाज है जो भी चलता आ रही है, एक प्रथा जो पुरानी रिवाज चलती आ रही है। उन्मूलन मतलब होता है उसको ख़त्म करना। तो दास प्रथा का उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? दास प्रथा मतलब जो नौकर रखने की प्रथा है या गुलाम रखने की जो प्रथा है, उसकी समाप्ति कैसे हुई। तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम करते हैं, अब जैसे दास प्रथा का उन्मूलन है, तो ये ख़त्म करने से पहले हम ये देखेंगे इसकी शुरुआत कैसी हुई। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कुछ याद आया? जैकोबिन जो तीसरे स्टेट के गरीब लोग थे, उन्होंने मिलकर जो क्लब बनाया था, जो समूह बनाया था, वो था जैकोबिन क्लब। तो इन्होंने और बहुत सारे क्रांतिकारी, मतलब बहुत सारे समाज में अच्छे अच्छे सुधार के काम किए थे। उनमें से एक ये भी था कि इसी के परिणाम स्वरूप दास प्रथा का भी अंत हुआ था। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। पहले मैं आपको ये रीडिंग कर देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ये जो जगह दे रखी है, उपनिवेश मतलब वो एक तरीके से राज्य। तो मार्टिनिक, गॉडलोप, सैन डोमिंगो ये तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता, मतलब इन चारों चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। अब यहाँ इन वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन होता था, तो खेतों में काम कराने के लिए या इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अमीर देशों से अगर वो यूरोपीय देशों से लोगों को लेते हैं, उसकी दासों को लाते हैं, तो वो तो काम करेंगे नहीं, या करेंगे वहाँ से दास तो मिल जाएंगे उनको, लेकिन वो पैसा ज़्यादा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीका जैसे गरीब देश जहाँ पर ये सस्ते में मिलते थे, कौन? दास। इन्होंने क्या किया, अभी देखते आगे। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार जो था वो सबसे पहले कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे तथा नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर ये जो फ्रांसीसी सौदागर थे, व्यापारी थे, ये बोर्दे या नान्ते बंदरगाह का नाम है। फ्रांसीसी जो सौदागर थे, फ्रांसीसी जो व्यापारी थे, वो बोर्दे या नान्ते बंदरगाह का नाम है। यहाँ से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, अफ्रीका के तट पर, क्योंकि अफ्रीका मैंने बताया गरीब देश था। वहाँ पर जो दास थे, जो नौकर थे, वो कम पैसों में लोग काम करने को राजी हो जाते थे, मिल जाते थे, सस्ते दास मिलते थे। और इनका व्यापार, इनको खरीदना बेचने का काम कौन करता था? स्थानीय जो सरदार होते थे, वो उनसे दास खरीदते थे। देखो होता क्या था वो, ये देखिए अभी बताती हूँ। सबसे पहले जो दास प्रथा का उन्मूलन था, वो जैकोबिन जो शासन था उसके समय में जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। उसके बाद क्या था, मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो जो जगह थी, यहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी की खेती होती थी। अब इनको अपने खेतों में काम कराने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी, दास नौकरों की ज़रूरत थी जो पूरा टाइम इनका काम करे। अब वो अगर यूरोपीय देशों से, अमीर देशों से लेते दास, तो इनको महंगा पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीका जो देश था वहाँ बहुत गरीबी थी और सस्ते में उनको दास मिल जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, बोर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर ये अपने जहाज ले जाते थे, और वहाँ से क्या करते थे, ये जो फ्रांसीसी सौदागर थे, ये वहाँ से क्या करते थे, जो स्थानीय अफ्रीका के जो स्थानीय सरदार होते थे, उनको दास खरीदते थे। दासों को दाग कर, अब देखो दागना क्या होता है, आज के टाइम में क्या होता है, लोग शौक के तौर पर टैटू लगवाते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या था, जो दास थे उनको दाग कर उन पर निशान, एक तरीके से टैटू समझ लो, उनकी बॉडी पे निशान किया जाता था, जिससे कि ये पहचान हो जाए कि ये उसका दाग है। कल को मान लो काम छोड़ के भाग जाए या कुछ भी है, तो उसकी पहचान तो हो जाए।
एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियन देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में उनको ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। जो बगान के मालिक होते थे, ये जो मैंने बताया, चीनी, तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी, इनके जो बगानों के मालिक होते थे उनको बेच दिया जाता था। उनको सस्ते मजदूर मिल जाते थे, सस्ते नौकर मिलते थे। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। उनको ये सस्ते दास मिले, उसी का परिणाम क्या हुआ कि ये जो चीनी, कॉफ़ी और नील की उस टाइम बहुत ज़्यादा मांग भी बढ़ रही थी और उस मांग को पूरा करने में भी सफलता मिली, क्योंकि सारा काम तो दास ही कर देते थे। बोर्दे और नानते बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए। ये जो बंदरगाह थे ना, ये बोर्दे और नानते, अभी जो नाम आया था, ये इस दास का जो खरीदना बेचने का काम चलता था, इसी की वजह से ये बंदरगाह भी तरक्की कर गए। अब समझ में आया दास व्यापार कैसे चला? ये देखिए, दोबारा बता देती हूँ एक बार साथ साथ। दास व्यापार कैसे चला? मार्टिनिक, गौरलोप, सैन डोमिंगो में तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी की खेती की जाती थी। अब उनको नौकरों की जरूरत थी, दास की जरूरत थी। अमीर देशों से वो नहीं ले सकते, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीका जो था वो इनके बहुत गरीब देश था, ठीक है, वहाँ से इनको सस्ते दास मिल गए थे। तो फ्रांसीसी सौदागर, जो फ्रांस के व्यापारी होते थे, उन्होंने बोर्दे और नाम के बंदरगाह से वो अफ्रीका के तट पर जहाज ले जाते थे। वहाँ पर जो अफ्रीका के स्थानीय सरदार होते हैं, जो इन दासों को बेचने का काम करते थे, वहाँ से इनसे दास खरीदते थे सस्ते दाम पर। और इनका फ़ायदा क्या होता था कि इनसे जो चीनी, कॉफ़ी और नील की खेती थी वो अच्छे से संभव हो पाई, ठीक है। और जो बोर्दे और नामते बंदरगाह थे, वो भी इसी व्यापार के कारण, जो दासों की खरीद और बिक्री होती थी, इसके कारण वो तरक्की कर गए, समृद्ध हो गए। 18वीं सदी में फ्रांस, इसमें से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। मार्टिनिक, गौरलोप और सैन डोमिंगो में किस किस फसल की खेती की जाती थी? ये आ सकता है इसमें। दास व्यापार, ये देखिए, दास व्यापार कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ? तो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये भी आ सकता है। बोर्दे और नाते बंदरगाह जो है वो, उनकी समृद्धि का क्या कारण था? तो फलता फूलता दास व्यापार उनकी समृद्धि का कारण था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। दोबारा पढ़ देती हूँ। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं शताब्दी में दास प्रथा की ज़्यादा बुराई नहीं की गई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। अब ये देखिए, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसकी ज़्यादा निंदा नहीं हुई, ज़्यादा बुराई नहीं की गई दास प्रथा की। नेशनल जो असेंबली बनी थी उसमें क्या हुआ, नेशनल असेंबली क्या थी, अभी हमने इससे पहले जाना था कि नेशनल असेंबली, ये जब सम्राट को सारे अधिकार मिले थे तो उसका विरोध किया गया था कि सम्राट को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उस पर संविधान का अंकुश होना चाहिए। उसके बाद लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, जिसके जो सदस्य वो डायरेक्ट नहीं आते थे, पहले व्यक्ति अपने नेता को चुनती थी और फिर उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य बनते थे। तो इन्होंने क्या, इसमें जो नेशनल असेंबली थी उसमें किस बात पे बहस हुई? इस बात पे बहस की गई कि व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये जो मूलभूत अधिकार है, ये उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित क्या बहस हुई कि क्या सबको दे दिए जाए जो फ्रांस में लोग रहते हैं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन जो नेशनल असेंबली थी उसको पता था कि जो व्यापारी है वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अगर सबको अधिकार मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि जो दास थे उनको भी मिलेगा, फिर तो दास तो खत्म ही हो जाएंगे, उनको तो आज़ादी मिल जाएगी। कोई किसी को नौकर थोड़ी बना सकता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम भी नहीं करा सकता, क्योंकि उसको भी तो जीवन का अधिकार है। तो अगर सबको ये अधिकार दिए जाएंगे तो व्यापारी को तो धंधा चौपट हो जाएगा, उनका काम तो बीच में रुक जाएगा। तो नेशनल जो असेंबली थी उसको डर था कि व्यापारी तो इसका विरोध करेंगे, तो उसने इससे संबंधित कोई कानून पास नहीं किया। और अंततः क्या हुआ, 1794 के
कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन फिर 1794 में क्या हुआ, फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो जितने भी दास थे उनके मुक्ति का, कि भाई सबको आज़ाद किया जाए, ये एक कानून बना दिया। पर यह कानून एक छोटी सी, बहुत थोड़े से टाइम के लिए ये कानून लागू रहा। 10 साल बाद नेपोलियन जब राजा बना तो उसने फिर से क्या किया, फिर से इस दास प्रथा की शुरुआत कर दी। ध्यान से देखिए, 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। अच्छी बात है कि सारे दास मुक्त हो गए, लेकिन ये बहुत थोड़े से टाइम तक ये कानून लागू रहा। 10 साल बाद जब नेपोलियन शासक बना तो उसने इस कुप्रथा को, इस दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। और जो बगान मालिक थे, बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। जो बगान मालिक थे ना, जो अभी मैंने बताया, तंबाकू और चीनी, कॉफ़ी जो उगाते थे, इसके जो मालिक थे, उनको फिर से मौका मिल गया कि अफ्रीका के जो निग्रो लोग थे जिनको दास बनाया गया था, उनको फिर से अपना काम उनसे करवाने का। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से फ्रांस से जो दास प्रथा का उन्मूलन है ना, जो हमारी मेन हेडिंग है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ सन 1848 में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ फ्रांस में, तो सन 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। एक बार शुरू में जो मैंने कराया था स्टार्टिंग, ये बता देती हूँ। दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा के उन्मूलन, इसका ये कैसे खत्म हुआ उससे पहले हम जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। मार्टिनी, गोडलोप और सैन डोमिंगो जो थे, ये व्यापारी तंबाकू, नील और चीनी और कॉफ़ी की उत्पादन करते थे। इसके लिए उनको लोगों की जरूरत थी, काम करने वाले। अब उन्होंने क्या देखा कि अफ्रीका से उनको सस्ते दास मिल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो बोर्दे और नांते बंदरगाह पर जाते, क्योंकि वो अफ्रीका के तट के पास था, वहाँ पर अपना जहाज ले जाते थे और वहाँ से दासों को, वहाँ के जो अफ्रीका के स्थानीय सरदार थे, उनसे दासों को खरीद कर ले आते थे। ठीक है, उनकी पहचान के लिए उनको दाग, उन पर निशान लगाया जाता था, दासों पर हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी उनको। वो पूरी तरीके से उनके नौकर बन के रहते थे। और उनका परिणाम क्या हुआ कि चीनी, कॉफ़ी और जो नील की बढ़ती मांग थी, उनका उत्पादन इन दासों की वजह से ही संभव हो पाया। फिर जो नेशनल असेंबली थी, उसने सोचा कि व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, क्या सबको मिलना चाहिए। लेकिन उसको डर था कि व्यापारी तो दास रखते हैं और उनका तो काम नहीं चल सकता बिना दासों के। अगर उसने ऐसा कानून कोई पारित किया तो व्यापारी भड़क जाएंगे, तो उसने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया। कुछ टाइम बाद 1794 में कानून पारित किया, लेकिन बहुत छोटे से टाइम के लिए। 10 साल बाद फिर से नेपोलियन शासक बना, फिर से उसने इस दास प्रथा को शुरू कर दिया, गुलाम बनाने की प्रथा को। लेकिन लास्ट में, अंत में जाके क्या हुआ, सन 1848 में, कब, सन 1848 में फ्रांस में दास प्रथा पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब कोई किसी को नौकर नहीं बना सकता, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई दास प्रथा नहीं रहेगी। ठीक है, तो फ्रांस में सन 1848 में दास प्रथा पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो इस वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करिए वीडियो को, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।